chapter number 3, lecture number 5. Hello students, I welcome you all to today's class, and today we will start with lecture number 5 for our topic, again periodic classification, isn't it? चलो, अब हमें क्या देखना है? Finally, we have to see the periodic trends. जो भी थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल हम ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, उसका क्या रीजन है एग्जैक्टली? यस, तो ट्रेंड्स हमें किस किस में देखने हैं? वी हैव टू मेनली सी इट इन द एटॉमिक रेडियाई, ओके, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज. नाउ अब लेट अस स्टार्ट. बेसिकली क्या है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में? इसका मतलब क्या है पहले हम समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग एग्जैक्टली? तो सी, हमें देखना कैसे है. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल, ओके, दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल, राइट? व्हाट आर दीज? दीज आर दी पीरियड्स, इजंट इट? एंड व्हाट आर दीज? दीज आर दी ग्रुप्स. तो बेसिकली across the period and down the group हमें ये ट्रेंड्स देखने होंगे. नाउ व्हाट इज द टॉपिक? पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की कैसी प्रॉपर्टीज, किस तरह की प्रॉपर्टीज? तो वील सी ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और वो किस तरह से चेंज होती हैं जब हम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाते हैं या टॉप से बॉटम जाते हैं. हाउ आर दे वेरिंग? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. चलो, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द एटॉमिक रेडियस. ओके, इसमें हमें ट्रेंड समझना होगा, पर उससे पहले we'll have to understand what is atomic radius exactly. Atomic radius होता क्या है? तो देखो, for example, this is any atom. Yes, ये उसका न्यूक्लियस है, ये बीच के इंटरमीडिएट शेल्स हैं, and this is the valence shell finally. Okay, तो say for example this is an electron in the valence shell. अब atomic radius बोला है ना, किसी भी सर्कल रेडियस सबसे पहले हमने कहाँ सुना था? जब हम सर्कल पढ़ रहे थे. यस, तो किसी भी सर्कल में सेंटर से लेकर के आउटरमोस्ट सर्कमफ्लोरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस, एंड ये जो होता है वो पूरा डायामीटर होता है. यस, दिस इज द डायामीटर, बट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियस, इजंट इट? तो सिमिलरली यहां पर भी हम वही चीज बनाए ना, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा. एंड सिंस हम एटम की बात कर रहे हैं तो वो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा. क्लियर है इतनी बात? यस, दिस इज व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस. अब देखो, एटॉमिक रेडियस को ही हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं. फर्स्ट इज द मेटालिक रेडियस, ओके, एंड सेकेंड वन इज व्हाट? कोवैलेंट रेडियस. ओके, नाउ अब देखो, एटॉमिक रेडियस को ही डिफरेंशिएट कर दिया है बिटवीन मेटालिक रेडियस एंड कोवैलेंट रेडियस. मतलब ज्यादा स्पेसिफिसिटी कर दी है, बात स्पेसिफिक कर दी है बस, कि अगर मेटल एटम है, क्या बोला जा रहा है? अगर मेटल एटम है, गिव मी अ मिनट. यस, मेटालिक रेडियस किस चीज के केस में कंसिडर करेंगे? मेटल एटम. और कोवैलेंट रेडियस किसके केस में कंसिडर करेंगे? नॉन मेटालिक एटम. तो बात तो दोनों में एटम की हो रही है ना, बस डिफरेंशिएट कर दिया है कि मेटालिक एटम होगा या नॉन मेटालिक एटम होगा. ठीक है, तो an estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atom in the combined state. जो भी हमारा एटम है इन द कंबाइंड स्टेट कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल दो मेटल्स की बात कर रहे हैं या दो नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं. कंबाइंड स्टेट की अब बात करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दो, कोई भी मेटल ले लो, गोल्ड ले लो, ठीक है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है. अब what is this exactly?
ये गोल्ड का न्यूक्लियस एंड दिस इज द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, तो दिस इज द मेटालिक रेडियस, ठीक है। दिस इज द व्हाट स्टूडेंट्स, मेटालिक रेडियस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर के आउटरमोस्ट वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा मेटल, सिंस गोल्ड इज अ मेटल, राइट, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसी को हम मेटालिक रेडियस बोल देंगे, मेटालिक रेडियस। नाउ से फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरी बात करते हैं, से नॉन मेटालिक रेडियस कैसे समझे, तो क्लोरीन का एटम ले ले, क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हमने कंसिडर किया, ये कंबाइंड स्टेट है ना, व्हाट इज इट, दिस इज अ कंबाइंड स्टेट, ये रहा हमारा क्लोरीन, ये रहा हमारा दूसरा क्लोरीन एटम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दिस इज क्लोरीन का न्यूक्लियस, दिस इज क्लोरीन का न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज, से फॉर एग्जांपल लास्ट आउटरमोस्ट शेल में क्या है, what how many electrons are there in the outermost valence shell, 7 electrons, right? Electronic configuration for single chlorine atom is 2,8,7, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, तो क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, isn't it? क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। अब व्हाट इज दिस, दिस इज एग्जैक्टली दी कोवैलेंट रेडियस, ओके, तो वही बोला जा रहा है, what is said that an estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. Size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule, and this is what is termed as the covalent radius. भाई नॉन मेटल्स के केस में अभी हमने देखा ना क्लोरीन का एग्जाम्पल, उनके केस में क्या होता है, शेयरिंग होती है, एंड टू एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, isn't it? तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो रेडियस, एटॉमिक रेडियस ही होता है, लेकिन हमको उसको और स्पेसिफिकली बोलना है तो हम क्या बोल देते हैं, कोवलेंट रेडियस। सिमिलर इज द केस फॉर द मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस के केस में हम दो मेटल्स के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। For metals, we define the term metallic radius, which is taken as half the internuclear distance between, or half the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal. मतलब क्या बात हो रही है, ये एक हमारा मेटल एटम है, ये दूसरा हमारा मेटल एटम है, ये उनका न्यूक्लियस है, ये उनका न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, तो half the distance that is separating the metal cores, isn't it? तो this is the radius exactly, ठीक है। मेटालिक रेडियस बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो, बात एक ही है। क्लियर है इतनी बात? चलो, आई होप सभी को इतना क्लियर है। नाउ we use the term atomic radius to refer to both covalent or metallic radius depending on whether the element is a non-metal or a metal. Okay? Now, अब हम समझते हैं trend. What is the trend exactly? तो चलो, trends in atomic radius. Okay, यही समझ लेते हैं। Trends in atomic radius कैसे समझना है? Across the period and down the group. देखो स्टूडेंट्स, across the period क्या होता है atomic radius में, वो हम देखेंगे सबसे पहले। Yes, first what we have to see is across the period. देखो, अगर हम कोई भी से फॉर एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट पीरियड अगर हम कंसिडर कर ले, से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया एंड हीलियम हो गया। फर्स्ट पीरियड में क्या है, दो ही एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम। ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, हीलियम का भी हैव 2। ओके, इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पर अगर हाइड्रोजन का मैं से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम न्यूक्लियस एंड उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर हम अक्रॉस द पीरियड देख रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। यहां एक था, यहां दो हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, and that is how an atom is electrically neutral, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें एक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर एक है तो बेटा प्रोटॉन भी तो एक ही होगा,
एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है तो प्रोटॉन भी 2 ही होंगे, तब जाकर ये एज अ होल ही हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब दूसरी बात ये की जाती है कि प्रोटॉन्स जो हैं ये एग्जैक्टली हैं कहां पर? हमें पता है प्रोटॉन्स जो हैं वो भाई न्यूक्लियस में होते हैं। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स है। बाकी न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज 0 है, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज 0 है, वो कितने भी हो उनकी प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं। तो जो डिटरमाइनिंग फैक्टर न्यूक्लियस का चार्ज जो डिटरमाइन कर रहा है वो है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके तो क्या हमें नहीं लगता कि सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा? इतनी बात क्लियर है? तो हम एक फर्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस in nucleus, number of protons in nucleus increase, therefore nuclear charge increases. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये चीज इसको अपने दिमाग में ही रखना। देखो अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। जो हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था एंड यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर +1 का चार्ज है, +1 का चार्ज है, ठीक है। देन वी हैव हीलियम, यहां पर हीलियम के प्रोटॉन्स कितने हैं, +2 का चार्ज, एंड देन वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज -2 का चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -2 का चार्ज, प्रोटॉन्स की वजह से +2 का चार्ज। सिमिलरली यहां पर भी सेम केस है। तो अब देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। व्हाट डिड आई से? नोट डाउन द स्टेटमेंट। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज from left to right of periodic table. Yes, valence electrons are more tightly held by nucleus, or in other words we can say that nucleus attracts valence electrons more tightly towards it. More strongly, you can write more strongly towards it. ठीक है इतनी बात? तो ये जो है ये उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा जितने ज्यादा स्ट्रांगली ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज यहां पर न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट ज्यादा है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली कम है। तो जब ज्यादा स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट होंगे तो आपको नहीं लगता साइज कंप्रेस होगा? इसीलिए बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। देयरफॉर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज या आप कह लो रेडियस, एटॉमिक साइज ऑब्लिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो और समझो। अब अगर हम पीरियड नंबर 2 की बात करें, यहां तो हमने पीरियड नंबर 1 देखा है और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब भाई हम कोई चीज अपनी तरफ खींचेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंप्रेस होती जाएगी ना। सिमिलरली अब अगर हम पीरियड नंबर 2 की बात करें, पीरियड नंबर 2 में क्या है? लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड नियॉन वी हैव. नाउ सी lithium electronic configuration 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 fully filled. एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, ऐसे लिखती जा रही हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, है ना. एंड सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग. कैसे? यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो -3 का चार्ज देंगे एंड -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देंगे एंड प्रोटॉन्स पे इक्वली पॉजिटिव चार्ज होगा +3 का. यहां पर +4, +5, +6, +7, ये क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है. प्लस, गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 एंड +10. ठीक है, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो दिस इज हाउ वी कैन सी +3 से +10 तक हमारा चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम +3 टू +10. अब बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है कि नियॉन और वी कैन से फ्लोरीन, यहां पर जब हम देखेंगे तो क्या होता है, +9 का न्यूक्लियर चार्ज +3 वाले से तो बड़ा है, तो यहां का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पुल करता है अपनी तरफ. तो अगर लिथियम का साइज ये है, बेरिलियम का साइज ये है, बोरॉन का ये हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ओके, दिस इज द केस कि जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो जो भी हमारा एटॉमिक रेडियस है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज करता जाता है. कैन वी सी Why? Because न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया है. क्लियर है इतनी बात? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. तो आई होप कि लेफ्ट टू राइट का जो ट्रेंड है वो आपको क्लियर होगा. देख लो इसको, देन वील मूव ऑन. See, the atomic size generally decreases across a period. It is because within the period outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of electron towards the nucleus. एक चीज और देख लो कि जब across the period हम रहते हैं तो number of shells change नहीं होते हैं. ठीक है, number of shells remain same. See, 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, shells तो same है ना throughout. Shells का मतलब क्या होता है? Say for example ये हमारा lithium है तो we have 2 electrons in its K shell and 1 electron in its L shell. Then अगर ये बेरिलियम है, बेरिलियम का न्यूक्लियस, तो 2 electrons in its first shell and 2 more electrons in its next shell. Don't you feel so? कि number of shells जो हैं they remain same. ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या है, नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेनिंग सेम एंड न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्गर पुल टूवर्ड्स न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ विच द साइज गेट्स कंप्रेस्ड. ठीक है, तो अब हम दूसरी बात जो लिखें वो ये लिखें कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. I'll make you write it down and then we'll move to down the group. Atomic size का क्या ट्रेंड है या atomic radius का क्या ट्रेंड है. See, एक चीज हमने ये लिखी, दूसरी चीज ये लिख लो कि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. क्लियर है इतनी बात? चलो, आई होप एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड आपको क्लियर है. अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप. सेकेंड चीज हमें क्या देखनी है, डाउन द ग्रुप. ये एटॉमिक साइज किस तरह से डिफर करता है डाउन द ग्रुप.
तो देखो डाउन दी ग्रुप हम कोई भी एक ग्रुप कंसिडर कर ले, से फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 कंसिडर कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ओके, फ्रांशियम भी ले लो, चलो ठीक है, दिस इज हमारा ग्रुप नंबर 1। तो क्या होता है ग्रुप नंबर 1 में, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते ही हैं। यस, इट इज प्रीटी अंडरस्टूड। यहां पर देखो, यहां पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, लिथियम का है 3, सोडियम का है 11, पोटेशियम का है 19, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सो ऑन, है ना। तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ मैंने हम जब पीरियड्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि लिथियम जैसे अगर सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 2। सोडियम थर्ड को बिलोंग कर रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स 3, पोटेशियम 4, रुबिडियम 5, 6 एंड फ्रांशियम 7th पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 7। तो हम इंक्रीज इन किस में देख रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स देख रहे हैं डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग। अब देख लो ना आप खुद ही, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1 एंड सो ऑन। यस, तो देखो 1 and 2 नंबर ऑफ शेल्स, 1 2 3 नंबर ऑफ शेल्स, 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेल्स, इजंट इट। तो जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत इजी है समझना कि जब डाउन द ग्रुप लिथियम में 2 शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, 2 शेल्स, सोडियम न्यूक्लियस 3 शेल्स, पोटेशियम 4 शेल्स, रुबिडियम this is the nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell and then we have 5th shell, isn't it? तो डाउन द ग्रुप हो क्या रहा है, ये तो सीधे दिख रहा है ना कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ये जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है, ये यही होता है ना एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, क्या हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है? यस, वी कैन सी इट क्लियरली दैट इट इज इंक्रीजिंग। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया कि डाउन द ग्रुप what happens down the group, since number of shells are increasing, therefore atomic radii increases down the group। क्लियर है इतनी बात? चलो देख लो इसको, then we'll move on। So basically within a family of vertical column of the periodic table, the atomic radius increases regularly with the atomic number। atomic number तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगे, विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। Consequently, size of the atom increases as reflected in the atomic radii। ओके, वो एक बात और ये बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, इसको आप शेल कंसिडर मत करना, 1 2 एंड जस्ट 1। फिर अगर हम पोटेशियम की तरफ जाते हैं, लिथियम से डायरेक्ट मैं पोटेशियम बना रही हूँ, पोटेशियम में क्या होता है, ये पोटेशियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। तो क्या है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करते हैं, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं। शील्ड करना मतलब बचाना, शील्ड करते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं, या फिर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पुल से बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, ये भी बढ़ता जाता है डाउन द ग्रुप। ठीक है भाई, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो जो वैलेंस शेल है वो तो दूर चला जाता जा रहा है ना न्यूक्लियस से,
और उनको शील्डिंग भी मिल रही है। इस वजह से बिकॉज ऑफ अ लेसर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑल्सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ये बात होती है। ठीक है, चलो आई होप इतना क्लियर है आपको। नाउ वी विल मूव ऑन टू आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है? अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी अभी, एटॉमिक रेडियस। अब हम देख रहे हैं आयनिक रेडियस। तो क्या होता है भैया आयनिक रेडियस? देखो बेसिकली आयोनिक रेडियस इज, अगर मैं सोडियम की बात करूं एंड अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, देखो ये न्यूट्रल एटम्स हैं। पहले हमने क्या ले लिया? न्यूट्रल एटम्स। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसका 2,8,7। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए प्रॉपर्ली। नाउ दिस इज सोडियम। अगर मैं सोडियम का बनाती हूं 1, 2 एंड 3, सो अगर ये न्यूक्लियस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 electrons, then we have 1 electron. Okay, ये सोडियम इन द ग्राउंड स्टेट है, दैट इज न्यूट्रल एटम। अब क्लोरीन का बनाए भाई, क्लोरीन का न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 electrons and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको क्या है? स्टेबिलिटी अटेन करनी है दोनों को भाई। तो स्टेबिलिटी कैसे अटेन होती है? जब इनकी ऑक्टेट अटेन हो जाए। ऑक्टेट अटेन करने के केस में क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना एंड ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एंड दिस इज हाउ दिस फॉर्म्स अ केटायन एंड दिस फॉर्म्स एन एनायन। इतनी बात तो बेसिक है, ये तो हमें क्लियर है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो भाई ये अपने अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाएंगे। ओके, अच्छा दूसरी बात, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2,8। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2,8,8। यस, क्या हो जाता है? 2,8,8। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया है, isn't it? क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो अब इस पर ये जो 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एज उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड इट हैज फॉर्म्ड अ केटायन। सिमिलरली यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया टू फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एनायन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये शेल तो गया ना, ये शेल तो गया, isn't it? पहले हमारा जो एटॉमिक रेडियस था वो ये था स्टूडेंट्स, isn't it? लेकिन अब सिंस वो इलेक्ट्रॉन चला गया है तो सिर्फ इतना बचा है, तो अब जो आयोनिक रेडियस है या अब जो रेडियस है वो केवल इतनी बची है, बिकॉज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इस पर अब कितना चार्ज है? +1 का चार्ज है। एंड नाउ सिंस दिस इज एन आयन, भाई चार्ज आ जाता है मतलब आयन आ जाता है। आयन्स क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज। तो सिंस इस पर एक चार्ज आ गया है तो अब ये आयन बन गया है, इसीलिए हम अब इसको एटॉमिक रेडियस ना बोलकर आयोनिक रेडियस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस तो न्यूट्रल एटम्स की होती है, एटम न्यूट्रल होता है, यस, तो इसीलिए हम एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आयन न्यूट्रल थोड़ी होता है, आयन तो चार्ज स्पीशी है ना, इसीलिए हम आयोनिक रेडियस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर समझो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो अब जो है हमारी आयोनिक रेडियस ये कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट आयोनिक रेडियस का। अब दूसरी बात समझो कि आयोनिक रेडियस verbally क्या है? The removal of an electron from an atom results in the formation of a cation and gain of an electron leads to an anion. अब cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. देखो क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा cation है
उसकी जो रेडियस है वो पेरेंट एटम से तो छोटी होगी, क्योंकि पेरेंट एटम की एटॉमिक रेडियस यहां तक थी ना, उससे तो छोटी ही है आयोनिक रेडियस, इजंट इट? ये चीज. नाउ साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब क्या होता है कि सिंस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, तो पहले इनिशियली क्लोरीन या कोई भी कह लो, इनिशियली जो न्यूट्रल एटम है उसका जो एटॉमिक रेडियस था उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है एनायन की रेडियस. क्यों? क्योंकि ये जो एडेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन मारते हैं, और जब रिपल्शन मारते हैं तो क्या होता है, चीज फैलती है ना. रिपल्शन मारते हैं तो क्या होता है, चीज फैलती है. दिस इज द रीजन व्हाई एनायन का पेरेंट एटम से रेडियस जो है लार्ज होता है. एनायन का पेरेंट एटम से रेडियस लार्ज होता है एंड कैटायन का पेरेंट एटम से रेडियस छोटा होता है. तो you can note it down if you want to, that radius of cation is smaller than parent atom. Parent atom मतलब neutral atom. एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम का एग्जाम्पल दे सकते हो कि से फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये सोडियम है, पेरेंट एटम है इसका 2,8,1. तो इसका रेडियस दिखा देना इस तरह से, ये पेरेंट एटम है. ओके, देन वी हैव Na+. Na+ किस तरह से होगा, ये न्यूक्लियस 1 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो जाएगा Na+ का रेडियस, क्योंकि आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन था वो तो लूज हो गया है ना, तो इसके कंपैरिजन में तो कैटायन की रेडियस छोटी ही है. इस पर चार्ज कितना है, +1 का. तो ये है Na+ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है एंड इट इज अ कैटायन. तो हमें जाहिर सी बात है इजीली पता चल रहा है कि अगर ये कैटायन की रेडियस है तो ये तो उसके पेरेंट एटम की रेडियस थी जो कि बड़ी थी. सो दिस इज व्हाट इज सेड कि रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. सिमिलरली आप एनायंस के लिए भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ एनायन is larger than its parent atom. ठीक है, एन एग्जाम्पल के लिए यू कैन मेंशन क्लोरीन. क्लियर रहती बात? चलो, आई होप इतना क्लियर है. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत इजी है. क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब, देखो आइसो मतलब होता है सेम स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्या आ गया, एज अ होल सेम इलेक्ट्रॉन्स. ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं वो होती हैं हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन दैट species in which the number of electrons are same are called as isoelectronic species. Example के लिए, example O2 minus F minus Na plus Mg2 plus. ठीक है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं तो मुझे बताओ कि ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखेंगे हम. बताओ, ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6. ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है 2,7. सोडियम का कितना होता है 2,8,1 एंड
मैग्नीशियम का कितना होता है 2,8,2। बेटा ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं लिखूंगी इनका आयोनिक फॉर्म, आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आयन हो गया है ना, ये फ्लोरीन आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो अब आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एडेड है, तो क्या हो जाएगा 2,8। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एडेड है एज -1 का चार्ज है, तो इट विल बी 2,8, 2,7 से 2,8। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा 2,8। सिमिलरली मैग्नीशियम में 2+ का चार्ज है, 2+ का चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ये निकाल दो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना बचा 2,8। अब हम इसमें देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 + 2 10, 8 + 2 10, 8 + 2 10, 8 + 2 10, आ गए सेम। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर है इतनी बात? चलो अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये समझना है कि इनका साइज कैसे डिफर करता है। क्या समझेंगे कि इनका साइज कैसे डिफर करता है। सी क्या लगता है, देखो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, क्या समझा अभी तक हमने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज सेम। तो जो अब इनका एटॉमिक रेडियस है या साइज है वो किस तरह से डिफर करेगा भाई, वो भी देख लेते हैं। तो सी, सिंस यहां पर क्या बन रहा है, केटाइन, एनाइन बन रहा है, ओके, एनाइन बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, एंड यहां पर वी हैव अगेन द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। बट वेयरएज जब यहां पर हम सोडियम और मैग्नीशियम कंसिडर करते हैं तो वी सी दैट केटाइन फॉर्मेशन में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। What do we say? 1 electron is lost. And यहां पर 2 electrons are lost. तो जब भी लॉस हो रहा है मतलब कि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब जब वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो साइज होगा वो डिक्रीज होगा ना, isn't it? तो यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा सोडियम से, क्योंकि भाई इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और इससे केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। सिमिलरली अगर इनका साइज कंपेयर करें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं मतलब ज्यादा रिपल्शन होगा, तो साइज एक्सपैंड होगा, तो O2 माइनस का जो साइज है दैट विल बी ग्रेटर देन F नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? यस। नाउ सी, दैट इज व्हाट इज सेड कि फॉर एग्जांपल O2 minus, F minus, Na plus and Mg2 plus have the same number of electrons. Their radii would be different because of the different nuclear charges. The cation with the greater positive charge will have a smaller radius because of the greater attraction of electrons towards the nucleus. देखो मैग्नीशियम के पास greater positive charge है तो इसका size comparatively छोटा है, okay? And when it comes to anions, anions with the greater negative charge will have a larger size. In this case, the net repulsion of electrons will outweigh the nuclear charge. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो भाई ज्यादा रिपल्शन मारेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो, I hope iso electronic species clear है students. Now, this was all about the ionic radius basically and the isoelectronic species. Okay, चलो. That's all for today's lecture, and in the next lecture we'll understand about ionization enthalpy. Okay, क्या trends रहेंगे across the period and down the group. Okay, that's all for today's lecture. Thank you. Have a great day.